तो आज हम नर्मदा घाटी में आदिम मानव की मौजूदगी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ पुरातात्विक लेख और शोध हैं और हमारा इरादा है कि इनमें से सबसे जरूरी जानकारी निकालें और कुछ शायद चौंकाने वाले तथ्यों भी। ये एक तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में मानव इतिहास के सबसे पुराने पन्नों को देखना है। नर्मदा बहती जाए, शांति का सुर लगाए। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। सबसे पहले हथनोरा स्थल की बात करते हैं। हाँ, हथनोरा। वहाँ 1982 में भूविज्ञानी अरुण सोनकिया को एक होमिनिन खोपड़ी मिली थी। सही। जिसे नर्मदा मानव कहा गया और ये दक्षिण एशिया में मिला अब तक का सबसे पुराना मानव जीवाश्म है। हाँ, ये दावा तो है और दिलचस्प बात ये है कि इसकी उम्र को लेकर थोड़ी कह सकते हैं अनिश्चितता है। अच्छा। हाँ, जैसे कार्बन डेटिंग है या ESR जैसी तकनीकें हैं, इनसे न्यूनतम आयु तो 49,000 साल पता चली है, लेकिन कुछ और विश्लेषण कहते हैं कि ये 160,000 साल या शायद उससे भी ज्यादा पुरानी हो सकती है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, और ये अंतर इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि ये तय कर सकता है कि नर्मदा मानव कौन था, होमो इरेक्टस का कोई विकसित रूप या फिर शुरुआती होमो सेपियंस। मतलब हमारी अपनी कहानी थोड़ी बदल सकती है इससे। सही बात है। और ये उस समय के माहौल के बारे में भी कुछ बताता होगा। हाँ जरूर, ये जीवाश्म उस दौर के मौसम के बदलाव का भी गवाह है। कैसे पहले गर्म नम जलवायु थी और फिर धीरे धीरे वो ठंडी और सूखी होती गई। और फिर है भीमबेटका, वो तो कमाल की जगह है। हाँ, भीमबेटका तो अद्भुत है। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और अपनी शैल चित्रों के लिए मशहूर है, जो कहते हैं 25,000 साल पुरानी है। कम से कम, कुछ तो उससे भी पुरानी हो सकती हैं। उनमें शिकार, नृत्य, रोजमर्रा की जिंदगी, तरह तरह के जानवर, लगता है जैसे हजारों साल पुरानी कोई आर्ट गैलरी हो। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे पूरी तस्वीर से जोड़ें, मतलब घाटी में मिले औजारों के साथ देखें। हाँ, औजार, उनका क्या, उनमें भी कोई कहानी छुपी है। हाँ बिल्कुल, नर्मदा घाटी में हमें अलग अलग समय के औजारों का एक साफ विकास दिखता है, पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण तक। कैसे? देखिए, शुरू में मतलब निम्न पुरापाषाण काल में भारी भरकम हाथ की कुल्हाड़ियां, हैंड एक्सेस मिलती हैं, सीधे साधे औजार। अच्छा। फिर मध्य पुरापाषाण काल में आते आते औजार थोड़े बेहतर हुए। परतदार पत्थर से बने फलक वाले औजार शायद ज्यादा कारगर रहे होंगे। और फिर उच्च पुरापाषाण काल में और भी परिष्कृत पतले ब्लेड्स और नुकीले ब्यूरीन्स दिखने लगते हैं, बारीक काम के लिए। और फिर आखिर में वो छोटे छोटे पत्थर, माइक्रोलिथ्स। सही पकड़ा, मध्य पाषाण काल यानी माइक्रोलिथ्स का दौर। छोटे ज्यामितीय आकार के पत्थर के टुकड़े। इतने छोटे? हा? इतने छोटे कि उन्हें शायद लकड़ी या हड्डी के हथों में फिट किया जाता होगा, जैसे तीर या भाले की नोक बनाने के लिए या दरांती जैसे औजार। वाह, मतलब सोचने और औजार बनाने की क्षमता कितनी बढ़ गई थी। बिल्कुल, ये तकनीकी तरक्की दिखाता है। जो जानकारी मिलती है कि वे लोहे के प्रसंस्करण के लिए, प्रोसेसिंग के लिए सबसे प्रिमिटिव टाइप को मानी जाती है। बाकी जो पुरातत्व के जो एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा बताएंगे। धार में राजा भोज ने भी उनका लोहे का जो स्तंभ बनवाया था या और कुछ काम करवाया होगा, तो उसमें भी अगरिया का जो ज्ञान वैभव है उसका इस्तेमाल उन्होंने किया, या मेहरुले में जो मिलता है या कहीं और जो जानकारी मिलती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में बल्कि जो समाज है, ऋषि मनीषी तो अपनी जगह है ही वो, लेकिन समाज भी जो है, जो सोसाइटी का जो मूवमेंट जो होता रहा होगा कि अमरकंटक के आसपास से जहाँ से वो नर्मदा जी शुरू होती हैं, तो उससे लेकर लगभग भौज तक मध्य प्रदेश की सीमा है, वहाँ तक लगातार आबादी का मूवमेंट भी रहा है अलग अलग समय पर। नर्मदा नदी के किनारे जो विशेषकर एक्सप्लोरेशंस हुए हैं, कई लोगों ने किए, मतलब जिसको जो ब्रिटिश पीरियड से हो रहा है और अभी भी लोग कर रहे हैं काम। इसमें
जो इनके पाषाण उपकरण मिले हैं उसके आधार पर ही इनकी स्टेजेस डिसाइड की गई, चरण डिसाइड की गई कि जो पहले फर्स्ट स्टेज में चलते थे, जैसा मैंने बताया कि हिमालयन क्षेत्र में जो चलते थे वो पेबल टूल्स चलते थे, वो जो पत्थर पानी में रोल्ड हो जाते थे उन्हीं के किनारे को छांट करके वो टहने औजार बनाते थे क्लीवर टाइप के, उससे वो शिकार करने का काम करते थे। दूसरी तरफ दक्षिण भारतीय जो परंपरा थी उसमें हैंड-एक्स चलते थे, एक लंबे दोनों तरफ से काट के औजार बनाते थे जिनको हैंड-एक्स मतलब हस्त कुठार, हाथ में पकड़ के मारने के लिए। फिर इसी परंपरा को उन्होंने आगे जैसे कोई मारने के लिए किया तो फिर उसको अगर उन्होंने शिकार कर लिया है तो शिकार की खाल को काटने के लिए और उसको उधर को बदील करने के लिए उन्हें क्लीवर की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने उसी को चौड़ा करके आगे का पहना करके और से उसका काम। तो ये क्या है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो उन लोगों को अपने शिकार के क्षेत्र में इन पाषाण उपकरणों को किस प्रकार की आवश्यकता थी वही स्वरूप उनके द्वारा दिया गया। जैसे जैसे मानव मस्तिष्क का विकास हुआ वैसे वैसे उनके औजारों का विकास हुआ। तो जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है उसमें विशेषकर हैंड-एक्स और क्लीवर चलते थे, लेकिन जैसे मिडिल पैलियोलिथिक में आते हैं उसमें दूसरे ज्यादा चालू हो गए, स्क्रैपर चालू हो गए, दूसरे औजार चालू हो गए, पत्थर की क्वालिटी में परिवर्तन हुआ, पत्थर के जो औजार थे उनके आकार में परिवर्तन हुआ और जैसे जैसे उनकी आवश्यकता हुई उन्हें बाद में जाकर के अब जैसे विशेषकर नियोलिथिक पीरियड में और उसमें मेसोलिथिक पीरियड में वो छोटे छोटे लेकिन बहुत हार्ड, वो छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स हो गए जिन्हें अश्म उपकरण बोलते हैं, मतलब लघु अश्म उपकरण बोलते हैं, इंग्लिश में माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। उनके उपयोग वो देखिए कि वो खेती करने चालू कर दिया था, कृषि कार्य कर दिया था, तो कृषि उपकरण भी बनाने में काम आते थे। बोरर होते थे, आवल रहते थे, ब्लेड रहते थे, तो ये लकड़ी के उसमें बेटे में वो इनको इस प्रकार से लगाते थे कि आज के जो सिकल है, हसिया है, उसी प्रकार का वो पहले बनाते थे, वो फसल काटने के काम करते थे। और यहाँ तक कि जो धनुष होता था, धनुष का जो फाल, चूंकि उस समय धातु नहीं थी, तो यही पत्थर के नुकीले जो पत्थर रहते थे, बोरर जिनको बोलते थे, उनको कोने पे बांधते थे रस्सी से, रस्सी या छाल से, और उसका उपयोग करते थे। हस्त कुठार का आज की जो कुल्हाड़ी है जिसमें बेंटा लगता है, उस प्रकार के ये लोग भी बेंटा लगा के पत्थर को उस पर बांध के और उसे मारने का और काटने का काम करते थे। ये इनका सनई सनई विकास हुआ और ये नर्मदा क्षेत्र में सभी चरण देखने को मिलते हैं। और इसके कई स्थल हैं, आपके माहेश्वर के आसपास मिले हैं, आपके महादेव पिपरिया होशंगाबाद के आसपास मिले हैं, समनापुर में मिले हैं, इधर जाकर नरसिंहपुर के जिले में, तो ये यहाँ तक कि डिंडोरी तक के क्षेत्र में मतलब ये अवशेष इस प्रकार के मिले हैं और लोग अभी भी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, ये काफी बड़े पैमाने पर है। और इसी दौर में हमें मिट्टी के बर्तन और शवों को दफनाने के तरीके, अच्छा, दफनाने के तरीके भी, हाँ, व्यवस्थित ढंग से, और झोपड़ियां बनाकर समूहों में रहने के भी शुरुआती सबूत मिलते हैं। तो मतलब सिर्फ शिकारी संग्राहक नहीं रहे, एक तरह का शुरुआती समाज बनने लगा था। गुफाओं के साथ साथ झोपड़ियां, आग का इस्तेमाल तो था ही। हाँ, आग का नियंत्रित उपयोग तो एक बहुत बड़ी खोज थी पहले ही, और कुत्तों को पालतू बनाने के भी संकेत मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। ये सब तो बड़े बदलाव हैं। जबरदस्त बदलाव थे और ये दिखाते हैं कि वो बदलते पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठा रहे थे। हाँ, पर्यावरण का असर तो रहा होगा। बिल्कुल। नर्मदा घाटी, क्योंकि पानी के स्रोत वहां थे, औजार बनाने के लिए पत्थर आसानी से मिल जाता था, तो ये हमेशा एक महत्वपूर्ण ठिकाना बनी रही, खासकर तब जब शायद मौसम बदलने से दूसरी जगहों पर रहना मुश्किल हो गया हो। तो अगर हम सार निकालें तो नर्मदा घाटी क्या है? सिर्फ पुरानी हड्डियों और पत्थरों का ढेर तो नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव विकास की एक लंबी लगातार चलती कहानी है। कैसे तकनीक बदली, कैसे कला का जन्म हुआ भीमबेटका में, कैसे सामाजिक व्यवहार शुरू हुआ, और सबसे बढ़कर बदलती दुनिया के साथ ढल जाने की वो क्षमता। हाँ, वो अनुकूलन, अडेप्टेबिलिटी। ये खोजें हमें सिर्फ हमारे अतीत के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये मानव प्रजाति के लचीलेपन, उसकी रेजिलियंस पर भी जोर देती है। सही कहा, ये एक अहम सबक है। बिल्कुल। और शायद सोचने के लिए एक आखिरी बात यहीं से निकलती है। जिस तरह उन आदिम मानवों ने उस बदलते पर्यावरण का सामना किया, उसके हिसाब से खुद को ढाला, क्या आज की जो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या हम में भी वही लचीलापन और अनुकूलन क्षमता है? जो ज़रूरत है कि नर्मदा के बहाने नर्मदा की रक्षा की अपरिहार्य आवश्यकता है। जो नर्मदा बचेगी तो मध्य प्रदेश बचेगा, मध्य प्रदेश का जीवन बचेगा और सारा सांस्कृतिक वैभव
जिसके हम साक्षात्कार कर सकेंगे और देश और दुनिया को हम कुछ योगदान भी दे सकेंगे। जब हम मानव जीवन की बात करते हैं, मानव जीवन से हम उसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, और जब हम आगे चलते हैं कि भाई संस्कृति में कैसे क्या चीज़ें आई, उसके विकास की बात करते हैं, तो हमें हमारे जो तीर्थ हैं, जो नदियां हैं, उन पे जाना पड़ेगा। क्योंकि प्राचीन काल में जो मानव की बस्तियां थी, या हम पाषाण काल की बात करें तो भी अपना पानी के लिए जहाँ सोर्स होंगे वो वहां पे निवास करता था, वहां रहता था। तो क्रमवत जो विकास हुआ तो वो नदियों के किनारे हुआ। तो इसी में हम जब देखते हैं कि जो नर्मदा नदी है, जिसको माँ की उपाधि दी जाती है, माँ नर्मदा कहा जाता है, तो पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पे देखें या अन्य माँ नर्मदा के किनारे हम देखें तो इतने पुरातात्विक साइट है जिसमें आप पाषाण काल से लेके, तो उसमें आप पाषाण काल को लेंगे, उसके बाद ताम्रशुगीन सभ्यता को लेंगे, आप चाहे आगे की सभ्यता आ जाएं, और फिर अगर आप उसमें शैल चित्र चित्रकला भी लेते हैं तो आपको 17वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी तक की रॉक पेंटिंग्स मिल जाएगी। मतलब एक प्रारंभ से लेके तो अभी तक का आपको उसमें सब मिलेगा। तो उसी के साथ में हम जब बात करते हैं, जैसे परिक्रमा की बात करते हैं कि भाई नदियों के किनारे परिक्रमा होती थी, तो परिक्रमा की जब बात करेंगे तो नर्मदा जी के किनारे भी पंचकोशी होती है, जिसको पंचकोशी यात्रा कहते हैं, जो आप चाहें तो महेश्वर में भी होती है उस तरह की। तो वहाँ पे किनारों पे जब आप जाएंगे तो आपको जो प्राचीन काल के जो टीले हैं जिसपे मानव निवास करता था, निवास करने के साथ में क्या होता था, वो ऊपर रहता था, टीलों के ऊपर रहता था। तो जब उत्खनन के द्वारा जब उत्खनन किया जाता है ऊपर से नीचे की ओर, तो जो सभ्यता का सीक्वेंस रहता है वो अपोजिट होता है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे होता है, लेकिन खुदाई ऊपर से नीचे करते हैं। तो वो आपको वहां पे क्रम मिलेंगे। जब नदी का कटाव होता है, कटाव के किनारे पे आपको जब आप मिट्टी देखेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे, और वहां से आपको ऐसे चलते हुए किनारे पे आप देखेंगे तो आपको पोट्रीज मिल जाएगी जिसपे कहीं चित्र मिलेंगे और पाषाण उपकरण मिल जाएंगे सब। तो ये सब चीजें हैं कि नर्मदा जी के किनारे मिलती है। नर्मदा जी के किनारे के साथ में अन्य नदियों पे भी मिलती है। ये एक प्रक्रिया है जो मानव विकास को बताता है कि भाई प्रारंभ में ये था, फिर ये विकास हुआ, फिर इस तरह। तो इसी प्रकार जब हम नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा के किनारे रॉक सेंटर्स जिनको हम कहते हैं शैल चित्र, वो शैल चित्र हैं, क्योंकि उस समय मानव के पास, तो आज हम टेलीविजन वगैरह इन सब चीजों में देख लेते हैं सब, तो मानव ने उस समय जो शैल चित्रों का निर्माण किया, जो चित्र बनाए, वो चित्र उसके जीवन से, आखेट से, नृत्य से, जो सामाजिक कार्य कर रहा है उससे प्रभावित थे। उस पे उनका हमको दर्शाया गया, मतलब हम उसको देख सकते हैं वहां पे, और उनको जो बनाया गया है तो आज तक है, हजारों साल के, सबका कालक्रम अलग अलग है। तो वो जो बनाता था वो हेमाटाइट से बनाता था, एक पत्थर आता है विशेष करके वही नदियों के और आपको मिलता है, तो उसको घिस के वो बनाता है, हेमाटाइट होता है, उससे बनाता था। तो उसमें सिंगल स्टिक वाले हैं तो अर्ली हो गए, पुराने चले गए वो। फिर जैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो थोड़ा डेवलपमेंट होकर जानवरों को स्टाइलिश बनाने लगे, थोड़ा कपड़ा जैसा पहन के मनुष्य आकृति को बताने लगे, तो ऐसे उसका कालक्रम होता है। और वहीं पे कुछ समय के बाद जब वो गुफा से निकला, जब आदि मानव गुफा से निकला, नर्मदा जी के किनारे जब वो निकला, तो वो आके बस्तियों में रहने लगा, लेकिन वो माउंट पे रहने लगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई उसको ताम्रशुगीन काल कहते हैं। तो वो उस समय कृषि भी करने लगा और वहां आके उसको उपकरण भी मिलने लगते हैं। तो एक विकास होता है। इसी के क्रम में डॉक्टर वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान द्वारा 2 सेशन में 17 से 19 तक में उत्खनन कार्य किया गया। ये कार्य किया गया था बड़वाह, जो ओमकारेश्वर के पहले आता, वहां बड़वाह से थोड़ा सा आप राइट हैंड साइड जाएंगे, जो मेहताखेड़ी ग्राम है, वहां पे उत्खनन कार्य किया गया था। वो उत्खनन कार्य डेक्कन कॉलेज पुणे के कोलैबोरेशन में डॉक्टर वाकणकर शोध संस्थान ने किया था। तो वहां पे हमको लघु पाषाण उपकरण जो मिले, जिनको हम छोटा छोटा उपकरण, एक तो पाषाण बड़े हो गए पत्थर के, फिर उसके बाद जो छोटे होते हैं फ्लेक्स होते हैं, वो हमें वहां से मिले। और जब उसकी डेटिंग की गई, उनका टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी जो होती है उसमें काफी साइंटिफिक रिसर्च होता है, सब किया गया और पहुंचाया गया उसको। तो उनकी जो डेट आई वो लगभग आप मानेंगे 60,000 वर्ष पूर्व आई है। और वहां के कुछ विद्वान भी है डेक्कन कॉलेज के जो हमारे साथ काम कर रहे थे, तो उनका भी कहना ऐसा है कि एक भाई जनमानस में है, या जैसे पढ़ाया जाता है कि अफ्रीका से व्यक्ति यहाँ आया, लेकिन वहां से हमको ऐसे एविडेंस मिले कि भाई अफ्रीका से व्यक्ति नहीं आया, यहाँ से उधर की ओर गया था। यहाँ पे पहले से हमारे पास हमारी सभ्यता थी, हमारे अपने लोग थे, ये चीज थी। वहां से हमको ऑस्ट्रिच एगशेल, जिसको आप शुतुरमुर्ग कहते हैं, उसके भी अंडे के छिलके मिले हमें। तो एक सभ्यता को बताते हैं कि उसका विकास क्या हुआ और वो कहाँ तक थी।